Chains of habit are too light to be felt until they are too heavy to be broken. ये एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कोटेशंस है आपकी पर्सनल फाइनेंशियल जर्नी में एंड साथ साथ आपकी पर्सनल लाइफ की या करियर की जर्नी के अंदर भी, क्योंकि एक बार कोई चीज़ हैबिट बन जाती है देन हम उसको ऑटोमेटिकली करने लग जाते हैं. सिमिलरली कंट्रीज में एंड कंट्री की इकोनॉमीज में कुछ कुछ चीज़ों की हैबिट्स बन जाती है एंड कंट्रीज की कैसे डेवलपमेंट होती है उससे हम इन्वेस्टर्स बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं अबाउट इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंस. तो जितने भी हम इन्वेस्टर्स हैं, हम श्रीलंका के एग्जाम्पल से बहुत सारे पर्सनल फाइनेंशियल लिटरेसी लेसन्स एंड साथ साथ बहुत सारे इन्वेस्टिंग लेसन्स ड्रॉ कर सकते हैं. टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो हमने जितने भी इंटरलिंकेज है कि आप कैसे श्रीलंका के एग्जाम्पल से क्या चीज़ें सीख सकते हैं, हमने टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो में डिस्कस करी है. बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, डू स्मैश द सब्सक्राइब एंड द लाइक बटन. सी यू इनसाइड. हाय इन्वेस्टर्स, वेलकम टू SOIC. तो आज हम ये सीखेंगे कि श्रीलंका के अंदर जो इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ ये क्यों हुआ एंड इस इकोनॉमिक क्राइसिस के लिए हम इन्वेस्टर्स के लिए बहुत सारी लर्निंग्स हैं. तो हम पहले एक बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करते हैं, दैट इज द सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ऑर्डर कॉन्सिक्वेंस. माने इकोनॉमिक्स में या साइकोलॉजी में जब भी कोई एक एक्शन होता है तो उसका सेकंड, थर्ड या फोर्थ ऑर्डर कॉन्सिक्वेंस होता है. तो यहाँ पे हम समझते हैं कैसे. तो इंडिया के अंदर जब कॉलोनियल गवर्नमेंट होती थी, बेसिकली व्हेन इंडिया वाज रूल्ड बाय ब्रिटिशर्स, तो उस टाइम पे क्या हुआ था कि दिल्ली के अंदर कोबरास या फिर जो स्नेक्स हैं उनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी. तो क्योंकि स्नेक्स की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी तो जो कॉलोनियल गवर्नमेंट है उन्होंने बोला कि आप जितने स्नेक मार के लाएंगे उसके हिसाब से आपको बाउंटी दी जाएगी, माने उसके हिसाब से आपको पैसे दिए जाएंगे. पर आपको क्या दिखाना था प्रूफ के लिए? सिर्फ आपको स्नेक की जो टेल है सिर्फ वही दिखानी थी. तो फर्स्ट ऑर्डर कॉन्सिक्वेंस तो क्या हुआ कि इमीडिएटली स्नेक की जो पॉपुलेशन थी दिल्ली के अंदर वो काफ़ी कम हो गई. बट सेकेंड और थर्ड और फोर्थ ऑर्डर कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ कि धीरे धीरे करके जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उन्होंने देखा कि स्नेक्स की पॉपुलेशन काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है एंड एक्चुअली में स्नेक्स की पॉपुलेशन कुछ ज़्यादा ही हो गई है, माने काफ़ी सांप हो गए. तो एक्चुअली में ये पता लगा कि लोग अपने घर के बैकयार्ड्स में ही स्नेक्स को ब्रीड कर रहे थे. क्यों ब्रीड कर रहे थे? ताकि थर्ड ऑर्डर कॉन्सिक्वेंस यहाँ तक क्या था कि क्यों ब्रीड कर रहे थे स्नेक्स को, कि बार बार अगर स्नेक्स की टेल काट के अगर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट को देंगे तो उनको और से और बाउंटी मिलेगी. तो दिस इज व्हाट लेड टू द प्रॉब्लम ऑफ मिसलाइन इंसेंटिव्स, माने इंसेंटिव्स मिसलाइन हो गए. कुछ ऐसा ही एक कंट्री के अंदर हुआ है जिसका नाम है श्रीलंका. एंड श्रीलंका की जब हम बात करते हैं तो इस कंट्री में ऑलमोस्ट 22 मिलियन लोग रहते हैं. एंड जब हम श्रीलंका की बात करते हैं तो रिसेंटली यहाँ पे एक फॉरेन एक्सचेंज का क्राइसिस हुआ है, फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का क्राइसिस चल रहा है श्रीलंका के अंदर, फिर साथ साथ श्रीलंका में इस टाइम पे 14 to 15 आवर्स के पावर कट चल रहे हैं. एंड जिस टाइम पे ये वीडियो बन रही है वहाँ पे श्रीलंका के जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने ये भी बोला है कि श्रीलंका के पास सिर्फ आज के लिए पेट्रोल या डीजल रह गए, कल श्रीलंका पास पेट्रोल या डीजल भी नहीं होएगा. एंड साथ साथ क्या हो रहा है कि पेट्रोल पंप्स के बाहर ऑलमोस्ट 4 या 5 किलोमीटर्स की इस टाइम पे लाइन लग रखी है श्रीलंका के अंदर, इतनी ज़्यादा शॉर्टेज हो रही है. एंड फाइनली श्रीलंका के अंदर इस टाइम पे जो इन्फ्लेशन है, यानी जो खाने की महंगाई है, फूड की महंगाई है, खाने की महंगाई ऑलमोस्ट 23 to 24% के आसपास चल रही है, माने इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है. एंड श्रीलंका ने फर्स्ट टाइम एवर अपनी हिस्ट्री के अंदर जो फॉरेन डेट है उसके ऊपर डिफॉल्ट भी कर दिए, माने जितने भी फॉरेन लोन्स ले रखे थे श्रीलंका ने उस पर डिफॉल्ट कर दिए. तो अब हम ये समझते हैं कि ऐसे क्या 5 रीजंस हैं जिसकी वजह से श्रीलंका में ये इकोनॉमिक क्राइसिस आया. तो फर्स्ट की रीजन जो श्रीलंका के अंदर इकोनॉमिक क्राइसिस आया, तो पहले हम समझते हैं कि जो बैलेंस ऑफ ट्रेड होता है, कि बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब क्या है. तो जब भी आप एक कंट्री को देखते हैं तो एक कंट्री नेचुरल है कि जब ट्रेड करती है एक और कंट्रीज के साथ तो एक कंट्री इंपोर्ट भी करेगी और एक्सपोर्ट भी करेगी. तो श्रीलंका नेचुरली एक इंपोर्ट डिपेंडेंट इकोनॉमी है. 1948 में श्रीलंका को इंडिपेंडेंस मिली एंड इंडिपेंडेंस मिलने के बाद जब भी हम एक कंट्री को देखते हैं तो एक कंट्री क्या करती है, एक्सपोर्ट करती है. एंड एक्सपोर्ट करने से कंट्री क्या कमाती है, फॉरेन एक्सचेंज. एंड कंट्री जब इंपोर्ट करती है तो कंट्री को उस फॉरेन एक्सचेंज को स्पेंड करना पड़ जाता है. तो एक्सपोर्ट के लिए श्रीलंका के पास क्या कमोडिटीज थी, काफ़ी सारी एग्रीकल्चर कमोडिटीज थी. तो टी था, राइस था एंड साथ साथ एक कमोडिटी थी बाय द नेम ऑफ रबर. तो ये इनकी मेन एक्सपोर्ट आइटम्स थी. बट इंपोर्ट करने के लिए एक साउथ एशियन नेशंस के पास क्या प्रॉब्लम है, अगर हम इंडिया की बात करें, पाकिस्तान की बात करें, श्रीलंका की बात करें, कि वी डू नॉट हैव लार्ज रिजर्व्स ऑफ क्रूड ऑयल. हमारे पास क्रूड ऑयल के बहुत ज़्यादा रिजर्व्स नहीं है, तो हमें क्रूड ऑयल जैसी एसेंशियल कमोडिटीज इंपोर्ट करनी पड़ती है.
तो सिमिलरली श्रीलंका को जो भी एसेंशियल कमोडिटीज है उनको इंपोर्ट करना पड़ता था, आज भी श्रीलंका इंपोर्ट कर रही है। एंड साथ साथ श्रीलंका ने धीरे धीरे करके एक्सपोर्ट में जो उनकी बेसिकली गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग की इंडस्ट्री है उसको एक्सपैंड करा। तो एक्सपोर्ट में तो ये था, इंपोर्ट में ये था। बट होता क्या था कि श्रीलंका के पास एक जो बैलेंस ऑफ ट्रेड था इसका हमेशा एक प्रॉब्लम रहता था, क्योंकि इंपोर्ट्स हमेशा एक्सपोर्ट से ज्यादा होते थे। तो 1948 से लेके अब तक श्रीलंका ने ऑलमोस्ट 16 लोन्स लिए हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से, जिसको हम कहते हैं IMF। एंड इन लोन्स के साथ क्या आता है कि एक आपकी बहुत ज़्यादा इन लोन्स के साथ कंडीशंस भी अटैच्ड आती हैं। क्या कंडीशंस अटैच्ड होती हैं कि आप जो आपकी फिस्कल डेफिसिट है आप उतने ज़्यादा रन नहीं कर सकते। फिस्कल डेफिसिट का मतलब कि एक जो गवर्नमेंट है उसके कितना रेवेन्यू है, गवर्नमेंट का कितना खर्चा है, तो आप फिस्कल डेफिसिट बहुत ज़्यादा रन नहीं कर सकते। बट गवर्नमेंट्स के साथ प्रॉब्लम क्या होती है कि जब भी कोई इकोनॉमिक क्राइसिस आता है, आपने जैसे इंडिया के अंदर देखा होगा, आपने US के अंदर देखा होगा कि जब भी कोई मैक्रो इकोनॉमिक क्राइसिस आता है तो गवर्नमेंट्स को फिस्कल पॉलिसी का एक्सपेंशन करना पड़ता है। माने गवर्नमेंट्स केपेक्स के ऊपर स्पेंड करती हैं, कभी कभी गवर्नमेंट जो टैक्सेस है उनको भी कट करती हैं ताकि इकोनॉमी के अंदर बूस्टर जाए। तो जो डेवलपिंग इकोनॉमीज है हमेशा इस ट्रैप के अंदर ट्रैप हो जाती है, क्योंकि उन्होंने लोन लिया होता है तो उनको एक्चुअली में जो फिस्कल पॉलिसी को आप एक्सपैंड नहीं कर सकते। पर जब भी क्राइसिस आता है तो आपको फिस्कल पॉलिसी को वापस एक्सपेंशन करना पड़ता है, जिसकी वजह से आपका जो डेट है वो बार बार एक्सपैंड होते जाता है। तो फर्स्ट की रीजन फॉर द क्राइसिस ये है, जब 2009 के अंदर श्रीलंका के अंदर सिविल वॉर खत्म हुई तो श्रीलंका में जो तमिल्स एंड सिन्हालास है उनकी बहुत बहुत बड़ी एक सिविल वॉर चल रही थी। तो आफ्टर ऑलमोस्ट 26-27 ईयर्स के बाद जब खत्म हुई तो 2009 में एक फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा था, जो 2008 में आपने सबने सुना होगा ग्रेट फाइनेंशियल क्राइसिस आया था। क्योंकि 2009 में क्राइसिस चल रहा था, अगेन श्रीलंकन गवर्नमेंट को ये प्रॉब्लम हुई एंड श्रीलंका ने IMF से $2.5 बिलियन के आसपास बोरो करा। फिर 2016 के अंदर क्या हुआ कि 2014 से 2015 से लेके कि कमोडिटी प्राइसेस ग्लोबली सॉफ्ट होने लग गए। माने टी के प्राइसेस सॉफ्ट हो गए, जो रबर के प्राइसेस थे वो सॉफ्ट हो गए। तो अगेन एक सेम प्रॉब्लम श्रीलंका पास आई कि आपकी जो फॉरेन अर्निंग है वो उतनी नहीं है पर आपके इंपोर्ट्स काफी ज्यादा है। माने आपकी फॉरेन एक्सचेंज में अर्निंग उतनी नहीं है पर आपका इंपोर्ट तो चल ही रहे। तो अगेन IMF ने श्रीलंका को 2016 में $1.5 बिलियन का लोन दिया। एंड टोटल में जो श्रीलंका का फॉरेन डेट है, अगर आज हम देखते हैं तो फॉरेन डेट श्रीलंका का कुछ 9.5 बिलियन या 9.3 बिलियन से बढ़ के ऑलमोस्ट 52 बिलियन के आसपास हो गए। तो माने डेट के ऊपर आपका डिपेंडेंस बढ़ते गया। सो दैट इज द फर्स्ट की रीजन फॉर द डाउनफॉल कि श्रीलंका में एक्चुअली में, क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज का हमेशा एक इशू रहता था एंड ये एक बैलेंस ऑफ ट्रेड का क्राइसिस रहता था, तो आपने बार बार आप डेट बोरो करते गए एंड दिस बिकेम द फर्स्ट की रीजन फॉर द क्राइसिस। अब हम आते हैं सेकंड की रीजन फॉर द क्राइसिस में। तो श्रीलंका का जो टूरिज्म इंडस्ट्री है वो GDP का ऑलमोस्ट 10% कंट्रीब्यूट करता है। तो माने अगर श्रीलंका की जो GDP है उसमें से ऑलमोस्ट 1500 to 1600 करोड़ का टूरिज्म इंडस्ट्री है। पर 2019 के अंदर श्रीलंका के अंदर जो बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे, तो बॉम्ब ब्लास्ट की वजह से क्या हुआ कि श्रीलंका की जो टूरिज्म इंडस्ट्री थी ऑलमोस्ट 70% से वहां पे ड्रॉ डाउन आया। तो यही नहीं हुआ, पर 2020-2021 के अंदर साथ साथ क्या हुआ कि जब पैंडेमिक आया तो पैंडेमिक के चक्कर में लॉकडाउन होने लग गया एंड ट्रैवल एंड टूरिज्म फिर बंद हो गया। तो अगेन एक ऐसी इंडस्ट्री जो उनके लिए काफी ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज अर्न करती थी, सो अगेन सेकंड की रीजन वाज कि ये इंडस्ट्री में एक डाउन टर्न आया। थर्ड की रीजन क्या था? तो थर्ड की रीजन समझने से पहले हम यहाँ पे एक चार्ट देखते हैं। तो अगर आप ये चार्ट देखेंगे तो यू कैन सी कि जो गवर्नमेंट डेट टू GDP रेशियो थी 2019 और 2020 के अंदर 86.8% और 101% के आसपास आ गई। माने गवर्नमेंट का जो GDP था, माने जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं कि कंट्री के अंदर कितने की सेल हुई, अगर हम सेल टू डेट रेशियो देखें तो ऑलमोस्ट 100% से ऊपर के आसपास आ चुकी थी। अब इसकी वजह से क्या प्रॉब्लम हुई कि एक कंट्री में जब आप या तो अपने पर्सनल फाइनेंस के लेवल पे ही समझते हैं, अगर आपका एक्सपेंडिचर आपकी इनकम से ज्यादा हो जाए तो फिर उस सिनेरियो में आपकी जो बोरोइंग्स है बढ़ने लग जाएंगी। सिमिलर प्रॉब्लम यहाँ श्रीलंका के अंदर होने लग गई थी। आपको यहाँ पे ऑस्टेरिटी मेजर्स करने चाहिए, माने जो आपकी कंट्री की टैक्सेशन आपको उसको बढ़ानी चाहिए। साथ साथ आपको क्या करना चाहिए कि आपको इंपोर्ट शायद से कुछ चीजें कम करनी चाहिए। तो श्रीलंकन गवर्नमेंट ने भी कुछ ऐसे ही करने की ट्राई करी। बट ये चीजें करने से पहले 2019-2020 में जो राजा पक्सास हैं, तो यहाँ पे श्रीलंका में एक पॉलिटिकल फैमिली थी बाय द नेम ऑफ राजा पक्सास। तो 2019-20 के अंदर वापस वो एक पॉपुलिस्ट इलेक्शन वापस जीत के आए। तो जैसे ही वो इलेक्शन वापस जीत के आए तो उन्होंने सबसे पहली चीज क्या अनाउंस करी? टैक्स कट। माने श्रीलंकन इकोनॉमी में सबसे बड़ा लार्जेस्ट टैक्स कट लिया गया था एंड दिस वाज अ सोर्स ऑफ प्रॉब्लम कि जब राजा पक्सा गवर्नमेंट वापस इलेक्शन की तो टैक्स कट लिया गया। एंड 2019-2020 में अगर आप टैक्स कट का अमाउंट सुनेंगे तो बेसिकली टैक्स कट में जो वैल्यू एडेड टैक्स है, जिसको हम वैट भी कहते हैं, दैट वाज स्लैश फ्रॉम 15 to 8%, whereas जो कॉर्पोरेट टैक्स रेट से दैट वर रिड्यूस्ड बाय 4%।
एंड जो इनडायरेक्ट टैक्सेस थे सच एज द नेशन बिल्डिंग टैक्स जो ऑलमोस्ट 2-3% का टैक्स था और पे एज यू अर्न टैक्स था, ये सारे टैक्स हटा दिए गए। नाउ दिस टैक्स कट्स लेड टू ऑलमोस्ट 2% ऑफ लॉस टू द जीडीपी, माने 2% ऑफ लॉस टू द जीडीपी क्योंकि टैक्स कट्स हुए। तो पहला रीजन ये था। अब सेकेंडली, जब फॉरेन एक्सचेंज का क्राइसिस यहाँ पे एक्सेलरेट होने लगा, माने जब फॉरेन एक्सचेंज आपके पास कम होने लगी, तो श्रीलंकन गवर्नमेंट ने काफी सारी चीजों का इंपोर्ट बैन करना स्टार्ट करा। तो पहली चीज का जो इंपोर्ट बैन हुआ कि जो भी कार्स हैं, मतलब जो भी फॉरेन कार्स हैं, आप इंपोर्ट नहीं कर सकते। तो इसका इंपोर्ट बैन करने से ऑलमोस्ट 1 बिलियन टू 1.5 बिलियन का जो फॉरेन एक्सचेंज था वो सेव हुआ। ठीक है, यहां से तो सेव हो गया, बट अब हमारा जो मेंटल मॉडल हमने बात करी थी सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ऑर्डर कॉन्सिक्वेंस की, अब वो यहाँ पे प्ले में आता है। तो जब हम वर्ल्ड की आज बात करते हैं तो वी लिव इन अ ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड, माने एक इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड के अंदर आज हम रहते हैं। तो श्रीलंका के अंदर क्या प्रॉब्लम हुई कि श्रीलंका ने 2020 के अंदर आके 2021 के अंदर जो फर्टिलाइजर है एंड जो केमिकल बेसिकली पेस्टिसाइड्स हैं, इनका इंपोर्ट बैन कर दिया फॉरेन एक्सचेंज को बचाने के लिए। किसके नाम पे? कि ऑर्गेनिक फार्मिंग होगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग आई डू अग्री कि लॉन्ग टर्म में एक अच्छा सोल्यूशन है, बट ऑर्गेनिक फार्मिंग एक बहुत लैंड इंसेंटिव वे ऑफ फार्मिंग है एंड श्रीलंका के अंदर जो एरेबल लैंड है जहां पे एग्रीकल्चर हो सकती है वो तो ऑलरेडी घट रहा है। तो जैसे ही यहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग का आया एंड जैसे ही फर्टिलाइजर एंड जो आपके फर्टिलाइजर के साथ पेस्टिसाइड्स का बैन हुआ, तो श्रीलंका के अंदर जो यील्ड थी दैट फेल बाय ऑलमोस्ट 50%। अब 50% यील्ड गिरने से आप बताओ क्या हुआ। तो श्रीलंका की जो टॉप एक्सपोर्ट आइटम थी दैट वाज टी के साथ साथ श्रीलंका के पास जो राइस भी था एंड साथ साथ श्रीलंका का जो कल्टिवेशन ऑफ रबर भी था, तीनों ही चीजें गिर गई एंड श्रीलंका के अंदर इन तीनों चीजों की इन्फ्लेशन होनी स्टार्ट हो गई। तो अगर हम आज राइस का प्राइस देखते हैं तो राइस श्रीलंका में पहले 80 रुपीज श्रीलंकन रुपीज के आसपास आता था, सेम राइस आज 500 श्रीलंकन रुपीज के आसपास है। अगर आप मिल्क पाउडर का प्राइस देखते हैं तो मिल्क पाउडर ऑलमोस्ट 100 ग्राम का पहले 60 रुपीज के आसपास का था, तो सेम मिल्क पाउडर आज 250 टू 300 रुपीज का हो चुका है श्रीलंका के अंदर। एंड और भी यहाँ पे सेकंड और थर्ड ऑर्डर कॉन्सिक्वेंस था क्या कि वैसे ही आपकी कंट्री के पास फॉरेन एक्सचेंज का क्राइसिस चल रहा है, आपके पास फॉरेन एक्सचेंज अर्न करने के एवेन्यूज कम है, पर आपने जैसे ही बैन लगाया तो आपका जो टी का कल्टिवेशन था, जो आपकी वन ऑफ द मेजर एक्सपोर्टिंग आइटम्स थी, उसका प्रोडक्शन ही काफी ज्यादा गिर गया। तो अगेन आपका जो रेवेन्यू था एक्सपोर्ट से आने वाला, वो अगेन दैट सफर्ड। सेकंड यहाँ पे अगर हम सेकंड या थर्ड ऑर्डर कॉन्सिक्वेंस हम एक और देखते हैं तो श्रीलंकन गवर्नमेंट ने और भी इंपोर्ट्स बैन करे। तो श्रीलंका में टी के बाद जो गारमेंट्स की इंडस्ट्री है वो काफी अच्छा करती है, बट यहाँ पे सेकंड ऑर्डर कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ कि आज हम एक ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में रहते हैं जहां पे एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड। तो श्रीलंकन कंपनीज यूज्ड टू इंपोर्ट बटन्स, तो अगर आप बटन्स भी नहीं इंपोर्ट कर पा रहे तो अब जो गारमेंट्स है उनको आप कैसे बनाएंगे। तो अगेन इस इंडस्ट्री को भी सफर करना स्टार्ट हुआ क्योंकि अब हाई क्वालिटी रॉ मटेरियल तो इंपोर्ट ही नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे आप प्रोसेस करके उसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं। सो दिस वाज द थर्ड की रीजन विच लेड टू द डाउनफॉल ऑफ द श्रीलंकन इकोनॉमी। अब हम आते हैं फोर्थ की रीजन की तरफ। फोर्थ की रीजन क्या था डिक्लाइन का कि जैसे हमने बात करी कि यहाँ पे टैक्स कट हुआ था, तो जैसे ही टैक्स कट हुआ तो फॉरेन इन्वेस्टर्स या जितने भी डेट होल्डर्स हैं उनको क्या मैसेज गया कि गवर्नमेंट की इनकम और गिरने वाली है क्योंकि गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू है उसमें टैक्सेस एक बहुत मेजर पार्ट प्ले करता है। तो जैसे ही आपका सपोज करते हैं आज मैंने आपको पैसे दे रखे हैं एंड मेरे को पता लगता है कि आपकी इनकम और नीचे जाने वाली है, तो आई विल जनरली हेजिटेट। तो सिमिलरली श्रीलंका के अंदर यही हुआ कि जैसे टैक्सेस कट हुए तो वहां पे जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं उन्होंने श्रीलंका की जो क्रेडिट रेटिंग है उसको डाउनग्रेड कर दिया। एक तरीके की जो आपकी रिपोर्ट कार्ड है कि ये कितना क्रेडिट वर्दी है, आपकी जो जैसे आपका क्रिसिल जो आपका सिबिल स्कोर होता है, तो अगर आपका सिबिल स्कोर खराब हो जाए तो आपको काफी महंगे रेट पे इंटरेस्ट रेट मिलेगा या तो आपको लोन ही नहीं मिलेगा। सिमिलरली श्रीलंका साथ ये हुआ कि आप अपनी डेट रीफाइनेंस नहीं कर सकते क्योंकि आपकी क्रेडिट रेटिंग हैज बीन डाउनग्रेडेड। तो इसी के टाइम पे एशियन डेवलपमेंट बैंक ने श्रीलंकन इकोनॉमी को बोला कि दिस इज एन इकोनॉमी ऑफ ट्विन डेफिसिट्स, कि यहाँ पे ट्विन डेफिसिट की प्रॉब्लम है। तो क्या ट्विन डेफिसिट की प्रॉब्लम है? फर्स्ट क्या प्रॉब्लम है कि इस इकोनॉमी में एक्सपेंडिचर इज मोर देन द इनकम। जैसे हमने देखा कि इस कंट्री का जो जीडीपी टू डेट रेशियो है वो बहुत ज्यादा था। तो पहला तो ये प्रॉब्लम था कि आपका एक्सपेंडिचर इनकम को आउटपेस कर रहा था। सेकेंड प्रॉब्लम क्या था कि इनएडिक्वेट प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जैसे हमने देखा कि यहाँ पे इंपोर्ट के बैन करने से आपके यहाँ पे जो एग्रीकल्चर कमोडिटीज लाइक कॉफी की बात करी या तो हमने टी की बात करी या तो हमने रबर की बात करी, तो उसकी प्रोडक्शन काफी कम होगी। सो दिस वाज द सेकेंड रीजन। तो इस वजह से श्रीलंका को एक ट्विन डेफिसिट इकोनॉमी बोला गया एंड ये फोर्थ रीजन था जिसकी वजह से श्रीलंकन इकोनॉमी का डाउनफॉल हुआ।
अगर हम फिफ्थ की रीजन की तरफ आते हैं, फिफ्थ की रीजन फॉर द डाउनफॉल क्या था कि इकोनॉमी के अंदर 2019 टू 2020 के अंदर ये प्रॉब्लम्स तो सारी आ रही थी। तो अगर हम श्रीलंका का जैसे फॉरेन एक्सचेंज देखते हैं तो फॉरेन एक्सचेंज डिप्लीट हो ही रहा था 2019 टू 2020 के बीच में। बट यहाँ क्या प्रॉब्लम हुई कि श्रीलंका डिडंट गो टू IMF की जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है उसके पास जाके इन्होंने और नहीं बोला कि हमें और लोन चाहिए। तो इस पीरियड में श्रीलंका ने जो अपनी मनी सप्लाई है ऑलमोस्ट 42% से बढ़ा दी, माने जो नोट्स थे वो प्रिंट करे। तो जैसा हमने अपनी लास्ट वीडियो में देखा था, अगर कोई भी कंट्री ज्यादा मनी सप्लाई को इंक्रीज करे विदाउट एक्चुअली रियल इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी तो उससे क्या बढ़ती है, महंगाई बढ़ती है या इन्फ्लेशन बढ़ती है। तो श्रीलंका का जो स्टॉक मार्केट था शायद से 1-2 साल में काफी अच्छा करा, ऑलमोस्ट 80% अप था, क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स आर्टिफिशियली लो रखे जा रहे थे एंड मनी प्रिंटिंग काफी हो रही थी। बट जो भी प्रॉब्लम्स थी इकोनॉमी की आज सामने आके श्रीलंका के आ गई। दिस वाज द फिफ्थ की रीजन। श्रीलंकन गवर्नमेंट है जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं उन पे स्पेंड कर रही थी। इसमें से कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन गए, माने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स तो लगे बट वर्ल्ड का जो एम्प्टीएस्ट एयरपोर्ट है वो श्रीलंका के अंदर एक एयरपोर्ट है, उसको टैग दिया जाता है क्योंकि इतना पैसा लगाने के बाद भी वो एयरपोर्ट आज वर्ल्ड का एम्प्टीएस्ट एयरपोर्ट माना जाता है। एंड लास्टली क्या हुआ कि श्रीलंका के अंदर एक ही इंडस्ट्री के अंदर जितना भी फॉरेन इनफ्लो है, तो जितना भी FDI या FPI आ रहा था श्रीलंका के अंदर सिर्फ एक ही इंडस्ट्री के अंदर जा रहा था, दैट इज होटल एंड टूरिज्म। और किसी इंडस्ट्री को श्रीलंका ने सपोर्ट ही नहीं करा। जब वो इंडस्ट्री एक डीपली सिक्लिकल पैटर्न के थ्रू गई, माने जब वो इंडस्ट्री वहां पे इंडस्ट्री के अंदर टूरिज्म के अंदर प्रॉब्लम्स आई तो श्रीलंका में और कोई इंडस्ट्री श्रीलंका की इकोनॉमी को सपोर्ट ही नहीं कर पाई। तो ब्रॉडली ये 5 की रीजंस है जिसकी वजह से श्रीलंकन इकोनॉमी इज गोइंग थ्रू द करंट क्राइसिस। अब हम यहाँ पर्सनल फाइनेंस की तरफ यहाँ इन चीजों से क्या सीख सकते हैं? तो पहला की लेसन क्या आता है हमारे लिए पर्सनल फाइनेंस के अंदर कि जब भी आपकी एक्सपेंडिचर आपके इनकम को क्रॉस करेगी तब यू आर इन फॉर ट्रबल। पहला की रीजन ये है। सेकेंड की रीजन क्या है कि जब भी आप बोरो करेंगे या जब भी आप ज्यादा एक्सेसिव डेट लेंगे अपनी कंजम्पशन को फाइनेंस करने के लिए तो अगेन यू आर इन फॉर ट्रबल जब आपकी इनकम सफर करेगी। आज आप क्या सोच के आप मंथली EMIs बनवाते हैं। सपोज करते हैं अगर आपकी इनकम आज 100 रुपीज की है और आपकी मंथली EMI 50 रुपीज की है तो आपकी अजम्पशन क्या है कि आपकी एक्टिव इनकम कंटिन्यू करती रहेगी। आज मैं मान लेता हूं, आपकी इस अजम्पशन को मैं चैलेंज करता हूं कि 2020 के अंदर आप पैंडेमिक में थे एंड आपकी कंपनी ने ले ऑफ्स करे, आप उसमें से लेड ऑफ हो गए, माने आपको जॉब से निकाल दिया गया। तो आपकी जो 100 रुपीज की सैलरी थी वो तो एकदम जीरो रह जाएगी। मेरा जो आपकी EMI है वो कितनी होगी, 50 रुपीज अब मंथ तो आपको देनी ही देनी है। तो अगेन आप अपनी सेविंग्स में डिप करेंगे। बट उस टाइम पे अगर आपके पास सेविंग्स भी नहीं है तो आपके पास क्या होएगा, तो अगेन पर्सनल लेवल पे एक तरीके की बैंकरप्सी हो जाएगी। सिमिलरली इंटरनेशनली या नेशन लेवल पे श्रीलंका साथ यही हो रहा है। एंड थर्ड की यहाँ से पर्सनल फाइनेंस का क्या लेसन लेके हम जा सकते हैं? थर्ड की लेसन क्या है कि यू शुड ऑलवेज इन्वेस्ट इन योर सेल्फ। तो श्रीलंका ने हमेशा एक ही इंडस्ट्री के अंदर इन्वेस्ट करा, दैट इज द होटल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री, और किसी इंडस्ट्री को बढ़ाने की कोशिश नहीं करी क्योंकि लॉन्ग टर्म माइंडसेट नहीं था। तो अगर श्रीलंका एक्चुअली ताइवान जैसा सोचता या कोरिया जैसा सोचता या वियतनाम जैसा सोचता, इनके पास एक लॉन्ग टर्म माइंडसेट था कि एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को लगाएंगे, केमिकल इंडस्ट्री लेके आएंगे यहाँ पे और जो हैवी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है उसका पूरा सेटअप करेंगे, तो श्रीलंका में ये लॉन्ग टर्म माइंडसेट मिसिंग था। तो सिमिलरली आपको अपनी पर्सनल फाइनेंशियल जर्नी में हमेशा ये सोचना है कि आपकी बैलेंस शीट पे सबसे बड़ा एसेट कौन है, आप खुद ही अपनी बैलेंस शीट पे सबसे बड़ा प्रोडक्टिव एसेट हो। अगर आप अपने आप में ही नहीं इन्वेस्ट करोगे तो अगेन फ्यूचर डाउन द लाइन अगर आपकी जॉब या आपकी करंट स्ट्रीम ऑब्सोलीट हो जाती है तो अगेन आपकी बैलेंस शीट के ऊपर इंपेयरमेंट हो जाएगा, जो सिमिलरली श्रीलंका के साथ हुआ कि होटल एंड जो टूरिज्म इंडस्ट्री है 2019 टू 2021 के अंदर इट वेंट थ्रू वेरी बैड साइकिल। तो ये आपके साथ भी हो सकता है। तो आपको पर्सनल फाइनेंस के अंदर अपने अंदर इन्वेस्ट करना काफी जरूरी रह जाता है। तो ये तो 3 की पर्सनल टेक अवेज है जो हम पर्सनल फाइनेंस की यहां से ले सकते हैं। आप भी मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए कि और भी क्या क्या डिफरेंट पर्सनल फाइनेंस के टेक अवेज हैं जो हम श्रीलंका की इकोनॉमिक केस स्टडी से सीख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। होप टू सी यू इन द नेक्स्ट सेशन ऑफ SOIC। जय हिंद।